हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस का भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि जो आकाश में खुले आसमान में अगर आपने अनुभव किया है तो शाम जैसे ही इवनिंग होती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है तो आकाश में एक दो बिंदु स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं तारे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप आसमान का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन आजकल किसके पास टाइम होता है? सब ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वो खुले आसमान का भी कभी कभी आप ऑब्जर्व किया कीजिए। ठीक है, अवलोकन किया कीजिए। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? हमें रात में ही क्यों दिखाई देता है भाई, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों दिन में इसलिए नहीं देख पाते कि सूर्य की जो प्रकाश है अत्यधिक तेज प्रकाश है, जिसकी वजह से ये दिन में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए खगोलीय पिंड क्या होता है तो आप ध्यान में रखिएगा सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जिस भी खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा, ठीक है, और प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। ठीक है, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो रात में जो अनगिनत तारे हैं, ठीक है, वो सूर्य के समान ही है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हम ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि सनलाइट, अगर दोपहर में गर्मी के दिन में अगर हम सनलाइट में जाएं तो कितना ज़्यादा हीट महसूस होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे तारे हमें दिखाई देते हैं ना, इनकी तुलना में सूर्य हमसे नज़दीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ ये बोला गया है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी वस्तु को अगर हम दूर से देखेंगे तो अक्सर वो छोटा ही दिखाई देता है। अक्सर नहीं, हमेशा वो छोटा ही दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखें हवाई जहाज, तो नज़दीक से हवाई जहाज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम देखें आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप रात में ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो अलग अलग आकृति के जो तारे बने होते हैं ना, अलग अलग आकृति के बने होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये तारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग आकृति के तारे, इस तरीके से अलग अलग तरीके के तारे दिखाई देते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत, इसको कहते हैं। ये जो अभी हमने देखा, ये 7 ऋषि, ठीक है, ये 4 है ना, 4 1 2 3 4 5 6 7, इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं या स्मॉल बियर कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में जो लोग होते थे वो तारे की सहायता से दिशा निर्धारण करते थे। पता चल गया उनको ध्रुव तारा जो है ये आपको कांस्टेंट है, मतलब वो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहेगा। तो अगर हमें उत्तर, जैसे ये देखिए ये ध्रुव तारा है, तो हमें पता चल गया कि उत्तर दिशा किस दिशा में है। ध्रुव तारा को देखकर हम पहचान गए कि चलो इस डायरेक्शन में तो उत्तर है। तो वहाँ से हम पता कर पाएंगे कि उत्तर जब इस डायरेक्शन में है तो दक्षिण किधर है, उसके बाद पूरब किधर है एंड पश्चिम किधर है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ देखिए ये ध्रुव तारा है, ठीक है, ये संकेतक तारा है और यहाँ से देखिए ये ध्रुव तारे की ओर इंगित कर रही है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, तो उसे हम तारा कहते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, उसको हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ रोचक तथ्य है उसको हम जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये चारों ओर छल्ले, ये 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं और यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ देखिए आपको मैप दिखाया गया है, मैप में, ठीक है। यहाँ देखिए सूर्य है, सबसे ये सूर्य तो तारा है ना, सूर्य तारा है और ग्रह है उसके बाद बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इस तरीके से कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह,
एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि सौर मंडल, अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंड क्या है, अभी हमने देखा खगोलीय पिंड के बारे में, अब हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है, तो सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या बनाता है, सौर मंडल। और इस सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो यहाँ देखिए, ये जो सौर मंडल है ये किसके परिवार है, सूर्य के परिवार है। तो इसको इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो अभी हमने देखा सूर्य जो है, सूर्य से ही बाकी अन्य ग्रह भी प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी प्राप्त करती है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बुध, सेकेंड नंबर पे शुक्र, और हमारी जो पृथ्वी है वो 3rd नंबर पे है। मंगल 4th नंबर पे है, एंड बृहस्पति 5th नंबर पे है, एंड शनि 6th नंबर पे है, एंड यूरेनस 7 नंबर, और नेपच्यून 8 नंबर पे है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, आपको ट्रिक भी दिया गया है इसको याद रखने के लिए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका आपको बताया गया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर से आप ध्यान में रखिएगा। M मरकरी, V वीनस, E अर्थ, M मार्स, J जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, यहाँ देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री या मतलब पृथ्वी का मापन, एंड जियोइड्स मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जियोइड्स मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यहाँ दिया गया, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर किस आकार में किस तरीके से लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार, इसको ध्यान में रखना है। और यह कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं।
सूर्य को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, और इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, इसलिए उनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है प्लूटो को। ठीक, अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला यह है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी तो तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार में अगर आपसे पूछा जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों है। तो सबसे पहले तो ये ओनली एक संभवतः एक ग्रह है जहाँ हम जीवन के लिए ये अनुकूल है। कैसे अनुकूल है, तो यह न तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है और जीवन के लिए जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो भी उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी जो है वो 2/3 सतह, पृथ्वी की 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है और इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। ठीक, नेक्स्ट है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना 1/4 भाग है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम दूर से वस्तुओं को देखते हैं तो हमें छोटा दिखाई देता है और चंद्रमा इन सभी खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमारे पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे तुलना करेंगे? अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो कितनी थी? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, चंद्रमा है 3,84,400 किलोमीटर। तो सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी हमसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा। तो ध्यान में रखिएगा।
यहाँ देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। यहाँ देखिए उपग्रह जो है, उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए सूर्य है, ठीक है, ये सन है, और सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह, ये मान लीजिए ग्रह है, अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं, ये चंद्रमा, मतलब उपग्रह, जो जिसके भी उपग्रह है, जिस भी ग्रह के जो भी उपग्रह है वो अपने अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, तो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। यहाँ देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई देता है कि चंद्रमा जो है, जैसे चंद्रमा है, ये अपने अक्ष पे भी 27 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी के भी चारों ओर एक चक्कर 27 दिन में ही पूरा करता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या होते हैं, तो जैसे साइंटिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह का ही भाग होता है जो बहुत पहले विस्फोट की वजह से टूट गया है, ग्रहों से टूटकर अलग हो गया है। यहाँ देखिए ये क्षुद्र ग्रह आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उल्का के गिरने से क्या है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यहाँ आपको बताया गया है जैसे कि कोई उल्का होते हैं, ठीक है, वो वायु इस गिरने के दौरान क्या होती है, वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं जिसकी वजह से चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो उल्का है पूरी तरीके से जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है जिसकी वजह से धरातल पर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत में लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लोनार झील कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, जो कि उल्का के गिरने की वजह से ही वहाँ पे गड्ढा हुआ और वो झील बना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है।
हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो इसको ध्यान में रखना है कि आकाशगंगा क्या है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या बनते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहाँ देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा मतलब मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आप कहाँ हैं? तो यहाँ देखिए, हम एक ब्रह्मांड है, ठीक है, यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के अंदर ही क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा ये है और आकाशगंगा के अंदर ही क्या है, सौरमंडल है और सौरमंडल के अंदर क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर हम हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहे तो क्वेश्चन आप खुद से लिखिए। ठीक है, ये मेंस यहाँ से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आंसर राइटिंग जो मेंस का पार्ट हिस्सा है, आंसर राइटिंग, ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं तो वहाँ आपको आंसर राइटिंग मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आता है कि आखिर हम क्वेश्चन का आंसर लिखे कैसे। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी हम आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, बेसिक से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए और स्टैंडर्ड लेवल तक हम जाएंगे। उसके अलावा इसको भी क्वेश्चन को भी इसका भी आप आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। प्रीलिम्स बेसिस पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।